एक गांव में एक हवेली थी जिसमें जगनलाल अपनी पत्नी शीला देवी और बेटे संदीप के साथ रहता था। हवेली के बारे में अक्सर गांव में तरह तरह की बातें हुआ करती थी कि उसमें कोई चुड़ैल है, पर कुछ लोग इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते थे। इन सब अफवाहों की वजह से संदीप का रिश्ता होने में बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। कल मुझे जरूरी काम से शहर जाना है, तो तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। ठीक है जी, पर मैं बोल रही थी कि जब शहर जा ही रहे हो तो वो मोहनलाल जी है ना, जिन्होंने इतने रिश्ते करवाए हैं, उनसे अपने संदीप के लिए भी बात कर लेना। हाँ ठीक है, कल की कल देखता हूँ। जगनलाल शहर में मोहनलाल से मिलता है और अपने बेटे की रिश्ते की बात करता है। देखो, रिश्ता तो मैं बता दूं, पर तुमको पता तो है कि तुम्हारी हवेली के किस्से कहां कहां तक फैले हुए हैं। इसी वजह से तो मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो पा रहा। अब तुम ही कुछ करो। एक लड़की है मेरी नजर में, पर वो बहुत ही गरीब घर से है। अरे कोई बात नहीं, तुम बात तो चलवाओ, हमें ये अमीर गरीब से कोई परेशानी नहीं है। मोहनलाल संदीप का रिश्ता उस गरीब परिवार से करवा देता है। लड़की का नाम सुनीता होता है और वो काफी समझदार और अच्छी लड़की होती है। संदीप और उसके माँ बाप को सुनीता एक नजर में ही पसंद आ जाती है। वो जल्द से जल्द संदीप की शादी सुनीता से करवा देते हैं। सुनीता जब अपने ससुराल जाती है तो इतनी बड़ी हवेली बस देखती ही रह जाती है। चलो चलो अंदर चलो, ये अपनी ही हवेली है। इतनी बड़ी हवेली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। कोई बात नहीं, अब देख लेना, पर पहले अंदर तो चलो। सुनीता पूरी हवेली को देखती हुई गृह प्रवेश करती है। वो जैसे ही उस हवेली में कदम रखती है, उसके पैर में कुछ चुभ जाता है। अरे क्या हुआ बहू? माँ जी, पैर के नीचे ये घुंघरू आ गया। अरे ये तो तुम्हारे पैर से खून आने लगा। तुम चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी सास वो घुंघरू उठाकर ध्यान से देखती है। हे भगवान, अभी तो बहू ने घर में पहला ही कदम रखा है और ये सब फिर से शुरू हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ दवाई ले जाकर सुनीता को दे देती है। सुनीता कुछ देर आराम करके संदीप के साथ पूरी हवेली देखने जाती है। सुनीता हवेली का एक एक कोना बड़े अच्छे से देखती। उसने अपने जीवन में पहली बार ये सब देखा होता है। सुनीता की नजर फिर अचानक एक कमरे पर पड़ती है जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है। अरे इस कमरे में इतना बड़ा ताला क्यों लगा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसमें सब बेकार का सामान पड़ा है। चलो अब चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। सुनीता उस ताले को बड़े ध्यान से देखती हुई वापस जाने लगती है। वो जैसे ही मुड़ती है, उसके बाल तेज हवा से उड़ने लगते हैं। सुनीता एकदम पीछे मुड़ती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। क्या हुआ सुनीता? नहीं, बस ऐसा लगा किसी ने मेरे बालों को छुआ। तुम जल्दी चलो यहाँ से, और हाँ, इस तरफ दोबारा मत आना। संदीप अपनी माँ को जाकर सारी बात बताता है और सुनीता भी अपने कमरे में चली जाती है। जब सुनीता शीशे के आगे खड़ी होती है, तब अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो जाती है और एक साया पीछे से होता हुआ जाता है। कौन है? कौन है यहाँ? सब लोग बड़े ही परेशान हो रहे होते हैं और एक जगह बैठकर गुपचुप बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुनीता भागती हुई आती है। माँ जी, वो मेरे कमरे में कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी चलो। यहाँ तो कोई नहीं है बहू। मैंने देखी थी उसकी परछाई। उसके लंबे लंबे बाल थे। अचानक मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई और वो मेरे पीछे थी। हल्की सी रोशनी में मैंने उसकी परछाई देखी थी। तुम थक गई हो सुनीता, चलो अब आराम करो। सुबह जब उठोगे ना, सब ठीक हो चुका होगा। अगली सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते हुए दिन को सब भूलकर खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नई बहू के हाथ के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में सुनीता अंदर से खीर लेकर आती है। जैसे ही वो खीर टेबल पर रखती है, उसकी सास चौंक कर बोलती है, अरे ये क्यों बना लिया? क्या हुआ माँ जी? पहले दिन तो कुछ मीठा ही बनाना होता है ना। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं? संदीप, जल्दी से अभी के अभी ये खीर बाहर फेंक कर आ। पर क्यों माँ जी? मैंने तो इतने मन से बनाई है। क्या हुआ है आखिर?
नहीं बहू, बस हमारे घर में कोई भी खीर नहीं खा सकता। हे भगवान, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैंने थोड़ी सी खीर चख कर देख ली थी। संदीप सारी खीर ले जाकर फेंक देता है, पर जिसका डर होता है वो तो हो ही चुका होता है। उस रात जब सुनीता गहरी नींद में सो रही होती है तो वो अचानक नींद में उठकर चलने लगती है और चलते चलते वो हवेली की छत पर पहुंच जाती है। संदीप को प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए उठता है, पर जैसे ही वो सुनीता को बिस्तर पर नहीं पाता तो जल्दी से भागता है और उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। जब सुनीता पूरे घर में नहीं मिलती तो वो अपने माँ बाप को जाकर उठाता है। माँ, बापूजी, जल्दी उठो, सुनीता कमरे में नहीं है। पूरी हवेली में देख लिया पर वो कहीं नहीं मिली। हे भगवान, ये कहाँ चली गई? जल्दी से ढूंढो उसे। जब सब लोग हवेली के बाहर जाकर देखते हैं तो सुनीता हवेली की छत पर खड़ी वहाँ से कूदने को तैयार होती है। सुनीता, बहू, ऐसा मत कर। माँ, तुम यहाँ संभालो, मैं ऊपर जाता हूँ। तूने मुझे नहीं पहचाना, इतनी जल्दी भूल गई मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो उस कमरे में बंद थी ना। आजाद हो गई मैं, तेरी बहू की वजह से आजाद हो गई मैं, और अब इसको मार डालूंगी। इस घर में कोई बहू नहीं आ सकती, और आएगी तो मारी जाएगी। इस घर में बस एक ही बहू है और वो मैं हूँ। अब इसे मरना ही होगा। सुनीता छत से कूदने ही वाली होती है कि तभी संदीप पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। सुनीता एकदम अजीब रूप में आ जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बाल बिखर जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? तू जानता नहीं है क्या कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम सबको। सुनीता जैसे ही छत से कूदने की दोबारा कोशिश करती है, सामने से सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। संदीप जल्दी से सुनीता को उठाकर कमरे में ले आता है। आज तो ये बच गई क्योंकि सही समय पर सूर्योदय हो गया, पर आगे क्या होगा? और आखिर इसका कमरा खोला किसने? संदीप और उसकी माँ उस कमरे को जाकर देखती हैं, जिस पर हमेशा बड़ा सा ताला होता है, पर उस वक्त उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं होता। उसके कमरे की कुंडी तक नहीं लगी होती है। संदीप की माँ डरते हुए उस कमरे में कदम रखती है। छाया, छाया, तू यही है ना? ये सब करके तुझे क्या मिल रहा है? जाने दे संदीप को और मत कर परेशान उसे। आ गई मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई। तब तो बड़ा खुश हो रही थी जब तूने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था, और मैं 4 साल से इसी में तड़प रही हूँ। वो तो मजबूरन हमको करना पड़ा। तू अगर वो सब ना करती तो हम क्यों करते ये सब? माँ, जल्दी चलो। संदीप की माँ जल्दी से भागती हुई सुनीता के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई है मेरे आसपास। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस कोई मुझे छूकर निकल गया हो। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है माँ जी? मैं बाबा को ले आया हूँ, सुनीता को जल्दी लेकर आओ। ये सब क्या हो रहा है माँ जी? बाबा? कौन से बाबा है ये? अभी तुमको सब समझ आ जाएगा। चलो तुम पहले बाहर चलो। सुनीता की सास उसे उसी कमरे में लेकर जाती है जिसमें हमेशा ताला रहता था। वहाँ पर पहले से एक बाबा बैठे होते हैं। सुनीता की सास सुनीता को बाबा के सामने बैठा देती है। चल अब सामने आ, तूने बहुत दुखी कर रखा है सबको। ये क्या किया तूने? मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। छोड़ना तो तुझे पड़ेगा ही, और इस बार मैं तेरा ऐसा इंतजाम करूंगा कि तू 7 जन्मों तक भी आजाद ना हो पाए। नहीं कर सकता ऐसा। मैं इसके शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगी, और अगर मुझे कैद करने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले इसी को मार दूंगी। नहीं कर पाएगी तू ऐसा, कभी नहीं। छाया की आत्मा सुनीता के शरीर पर कब्जा कर चुकी होती है। बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण करता रहता है। चल आजा, जल्दी बाहर आ इसके शरीर से। नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। बाबा बार बार सुनीता के ऊपर भभूत फेंकने लगता है,
और अचानक सुनीता बेहोश हो जाती है। वो इसके शरीर को छोड़कर भाग गई है, पर वो वापस आएगी, जरूर आएगी। अब हम क्या करें बाबा? कुछ और सोचना होगा। ये बहुत तेज है, इसे दिमाग से फंसाना होगा, ऐसे ये काबू में नहीं आएगी। मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ देर बाबा सोचते हैं, फिर उनके दिमाग में एक विचार आता है। वो फिर आगे क्या करना है ये सबको बताते हैं। संदीप सुनीता को कमरे में ले जाकर सुला देता है। अगले दिन जब सुनीता उठती है तो वो काफी कमजोर महसूस कर रही होती है। उसका शरीर टूटा हुआ होता है। अरे उठ गई तुम? ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। कितनी सुंदर गुड़िया है ना ये, पर ये मेरे लिए क्यों लाए हो? क्योंकि मुझे ऐसी ही गुड़िया अब मेरे घर में चाहिए। अब तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? जी ठीक है। सुनीता उस सुंदर सी गुड़िया को हर वक्त अपने पास रखती है, पर जब छाया सुनीता के शरीर पर दोबारा कब्जा करती है तो वो उस गुड़िया को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। ये गुड़िया संदीप इसके लिए क्यों लेकर आया है? मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। वो गुड़िया को गुस्से में जमीन में फेंक देती है और उसे पैर से मसलने लगती है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये मेरे साथ किसने चाल चली है? छाया की आत्मा उस गुड़िया के अंदर समा जाती है। उस दिन उस हवेली और सुनीता दोनों को उस छाया की बुरी आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद वो उस गुड़िया को फिर से उसी कमरे में बंद कर देते हैं। बहू, हमें माफ कर देना जो हमने तुमसे ये सच छुपाया। दरअसल छाया संदीप की पहली पत्नी थी। वो इस हवेली में अक्सर रात को जादू टोने जैसी चीजें करती थी, जिसकी वजह से संदीप की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। उसे खीर बहुत ज्यादा पसंद थी और वो हर अमावस को खीर बनाकर उसे किसी शैतान को देती थी। इसीलिए बाबा ने घर में खीर बनाने से मना कर दिया था। उसे हमने बहुत समझाया, पर वो हमें भी मारने को दौड़ती थी। उसका कहना था कि इस जादू टोने की वजह से उसका बच्चा जादुई शक्तियों वाला होगा। वो इस हद तक पहुंच गई थी कि इसके लिए वो मेरी माँ की बलि तक देने वाली थी। उसके हाथ में चाकू था और माँ को मारने ही वाली थी कि बीच बचाव में वो चाकू उसे खुद लग गया और वो मर गई। उसके बाद वो एक बुरी आत्मा बनकर इस हवेली में भटकने लगी। वो कहती थी इस घर की बहू बस वही रहेगी, अगर कोई और आई तो उसे मार डालेगी। मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे बस वहाँ से आवाज आई तो मैंने ताला तोड़ दिया और अगले दिन मैंने उस खीर को चख लिया और इसलिए वो शायद मुझ पर हावी हो गई। अब जो हुआ सो हुआ। वो अब इस कमरे में उस गुड़िया में कैद है और उसे अब वहीं रहने देना हमेशा हमेशा के लिए। बस फिर छाया की आत्मा उस गुड़िया में कैद चिल्लाती रही, पर कभी किसी ने उस कमरे को दोबारा नहीं खोला।